अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसका भी पहला चैप्टर है आपको अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को जानेंगे, फिर इसके विकास के इतिहास को जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था को भी जानने से पहले हम अर्थव्यवस्था का एक नंबर में क्या देखेंगे कि परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, पहले इसका क्या स्वरूप था। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था एक दिन में तैयार नहीं की जा सकती है। इसके लिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हजारों साल भी लग सकता है। ठीक है, तो इसका एक परिचय के अंडर देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आज जो स्वरूप हमारे सामने है वो कहाँ से आया, कैसे आया। फिर दूसरा पॉइंट में हम इसके अर्थ को जानेंगे, अर्थव्यवस्था के अर्थ को, कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। फिर देखेंगे हम इसके बाद संरचना को। ठीक है, संरचना को देखेंगे हम कि अर्थव्यवस्था की क्या संरचना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके प्रकार को जानेंगे, फिर जो है विकास को जानेंगे। विकास में हम तरह तरह के विकास को जानेंगे, आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास, समावेशी विकास, या फिर योजना आयोग, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर इसके सूचकांक में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। इस तरह से चैप्टर आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय को देख लेते हैं। वैसे जैसे जैसे चैप्टर आगे आएगा वैसे वैसे पॉइंट भी आपके सामने आता जाएगा। तो परिचय, परिचय को हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था देखिए, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था हो तो वो क्या होता है कि एक बीज से उस बीज में अंकुरित होती है, फिर उस बीज में थोड़ा सा एक पत्ती आया, फिर जो है वो उस बीज में थोड़ा सा देखते हैं आप छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो पौधा बड़ा होता है, फिर देखते हैं कि वो एक क्या होता है, वृक्ष का रूप लेता है। फिर वृक्ष के रूप लेने के बाद कुछ समय बाद उसमें फल फूल पत्तियां इत्यादि, इतने प्रोसेस से एक वृक्ष को बढ़ने में समय लग सकता है। तो ये तो किसी देश की एक अर्थव्यवस्था ही है। तो ये एक दिन की संरचना नहीं है, जो स्वरूप है वो एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल जड़ें काफी गहरी है। ठीक है, इसको समझने से पहले कि मूल जड़ें काफी गहरी है, कितनी गहरी है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारे यहाँ क्या था? अंग्रेजी शासक थे। अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी लगभग 200 वर्ष। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पे शासन किया। अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। तो शासन तो यूं ही नहीं किया, वो शासन करने के पीछे उनका भी कुछ रहस्य होगा। और अंग्रेज जो थे वो क्या थे? मुख्य रूप से वो एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए वो आए थे हमारे यहाँ। तो कहा कि अंग्रेजों के शासन काल में क्या हुआ था कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने तरह तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ठीक है, जिसमें कहा कि सोने की चिड़िया का शोषण। भारत को जो है पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्योंकि भारत जो था भरपूर था हर एक संसाधन से। ठीक है, भरपूर था हर एक संसाधन से, तरह तरह के संसाधन यहाँ पे था, रिसोर्सेस था, जिसको एक सोने की चिड़िया उपनाम दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया? उस सोने की चिड़िया अर्थात जो भी संसाधन था हमारे पास, रिसोर्सेस था, उनका शोषण करता रहा। ठीक है, लगातार 200 वर्षों तक इसका शोषण करता रहा। जैसे कि यह एक, मान लीजिए कोई खजाना है, इसका हम शोषण करते रहे, इससे निकालते रहे 200 वर्ष तक हम बाहर करते रहे, तो क्या बच जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं, बल्कि ये शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यही हाल में छोड़ दिए थे ब्रिटिश हमारे पास। जो भी संसाधन था, जो भी संसाधन बचा हुआ था, सबको एकदम से उसका शोषण करके शून्य के तरह छोड़ दिया था एक ना। फिर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एकमात्र उपनिवेश बना करके रख दिया था। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि उपनिवेश। ठीक ना, कि क्या बना करके रख दिया था? उपनिवेश बना करके रख दिया था। देखिए उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश कहता है जब कोई समृद्ध राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण व निर्देशन करने लगे, तो वह राष्ट्र जो है सार्वभौमिक राष्ट्र का एक उपनिवेश हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उपनिवेश हो जाता है। तो उसी तरह से जो भी अंग्रेज थे यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भी आपको जो था राजनीतिक व्यवस्था,
सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सब पे इसका नियंत्रण हो गया था। किसका नियंत्रण हो गया था? तो अंग्रेज का। अंग्रेज का अंग्रेज का जब इस पे नियंत्रण हो गया तो वो अपने अनुसार से यहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। सामाजिक रूपरेखा क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति इस देश की क्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेता था? अंग्रेज लेता था। तब ऐसी स्थिति में भारत क्या बन गया? एकमात्र उपनिवेश बन गया। किसका? अंग्रेज का। ठीक है, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ। फिर उन्होंने तरह-तरह के कई सारे रूल लाए जिसमें अब कि आपको फूट डालो, शासन करो। यह रूल था डिवाइड एंड रूल, जिसको कहते हैं कि इस तरह से क्या-क्या जो भी लोग थे शक्तिशाली, उसको दोनों को आपस में लड़ा दिया। जैसे कि ये दोनों, एक शक्तिशाली है, इससे अकेला ब्रिटिश, ये है अंग्रेज, अंग्रेज नहीं लड़ सकता है। तो क्या-क्या पहले आपस में इन दोनों को अपने कूटनीति से लड़ाया और लड़ने के बाद एक की हार होगी। क्यों? क्योंकि एक के साथ तो ब्रिटिश जाएगा ही। जब एक की हार हो जाएगी तो ये इसकी भी कुछ सेना मरेगी, फिर ये ब्रिटिश इससे लड़के इसको भी मार देगी, ये भी मर गया, ये भी मर गया, दोनों ही प्रांत खाली। और वहां पे कौन दोनों जगह फिर पहुंच जाता है? अंग्रेज। तो ये डिवाइड एंड रूल लागू किया। जो भी प्रांत समृद्ध राष्ट्र राज्य था राजाओं का, उसको भी इन्होंने कब्जा किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती निर्भरता, अर्थात क्या हुआ कि ये जो था व्यापार था, व्यापार आया था यहाँ व्यापारी करने के लिए किस चीज का? कच्चा माल का। किस चीज का? कच्चा माल का। कृषि से उत्पादित जो भी चीज होता था, कच्चा माल या पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, कृषि से जो भी चीज उत्पादित होता था कच्चा माल के रूप में, उस चीज को ये ज्यादा फोकस करता था। जैसे कि आपने इतिहास में 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि यहाँ पे उन्होंने कपास की खेती के लिए, उसके बाद जो है इंडिगो नील की खेती के लिए लोगों को प्रेशर किया बाय फोर्स। हाँ, आप उसको उत्पादित कीजिए। सारी जनसंख्या जो थी किस पे निर्भर थी? अधिक से मैक्सिमम जनसंख्या लगभग जो है आपको 90% पॉपुलेशन उस समय इंडिया की, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, वो किस पे? कृषि पर निर्भर करती थी। तो कृषि पर क्या होता है वो आप सब जानते हैं, देश कितना आगे बढ़ सकता है। उसके बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो था, थोड़ा बहुत जो उद्योग में भी जो है 5% लोग जो काम करते थे, यहाँ का जो आपको स्वदेशी उत्पादन होता था उसे भी पतन कर दिया। उसे भी बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने हटा दिया उस चीज को। और यहाँ के कच्चा माल को ले जाता था डायरेक्ट कहाँ? इंग्लैंड। कहाँ ले जाता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड ले जाता था। क्यों ले जाता था वहां पे? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में ही क्या हो गया था? आपको औद्योगिकरण आया था, उद्योग लग गई थी, तो यहाँ से कच्चा माल को डायरेक्ट वो उद्योग में ले जाते थे अपने देश में। वहां पे वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते थे फिनिश गुड्स में। मतलब तैयार माल बना करके तैयार बना देता था कोई वस्तु को, फिर उसको जो है वो सेल करते थे मार्केट्स में, तरह तरह के मार्केट्स में। तो ये सारे प्रोसेस आपको जो है ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही भारतीय अर्थव्यवस्था को आजादी के समय, जिस समय हमें आजादी मिली थी 1947 में, 1947 में जब हम आजादी लिए थे तो बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, 1947 के समय यहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो के बराबर थे हम। जीरो के बराबर थे। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये, कि हम किस तरह से जो है बढ़ते इस दौर में जो है अन्य देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को लाएं, उसके साथ खड़ा करें। ये सारी समस्याओं का सामना करना था हमें। उसके बाद जो है आप जो पढ़ोगे आगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लाएं, तो ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। इसको हम जो है परिचय के रूप में लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था के अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था के अर्थ को देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के अर्थ को देखने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप अपने दैनिक जीवन में जरा सा जाइए। आप अपने दैनिक जीवन में जाइए, अपने घर जाइए, अपने समाज में जाइए, अपने परिवार में जाइए। आप वहां पे देखिए लोग जो है अपनी आजीविका के अर्जन के लिए क्या कर रहे हैं? आजीविका। ठीक है, आजीविका का अर्थ होता है जीवन यापन। लोग जो है जीवन यापन करने के लिए क्या क्या कर रहा है? ठीक है, आपके पड़ोसी में, आपके परिवार में, ठीक है, क्या कर रहा है लोग आपके समाज में जीवन यापन के लिए?
आप क्या देखते हो कि जीवन यापन के लिए लोग तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। किस तरह के कार्य कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है आपके समाज का जो कि कृषि का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, कृषि का कार्य कर रहा है, मजदूरी का कार्य कर रहा है। हाँ, कुछ व्यक्ति है वो क्या है कि शिक्षक है, क्या है, आपको शिक्षक है तो शिक्षण का कार्य कर रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति देखते हैं कि क्या है, वकील है, क्या है, वकील है। कुछ व्यक्ति देखते हैं क्या करता है, उद्योग में कार्य करता है। तो ये सब लोग को क्या देख रहे हैं कि जीवन यापन के लिए लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, अपने समाज में कार्य कर रहा है। आपने क्या देखा कि लोग कार्य कर रहा है, ये चीज आप क्लियर देख पा रहे हैं कि आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में लोग किसी न किसी रूप में कार्यरत है, किसी न किसी जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है किस लिए है, अपने जीवन यापन करने के लिए या जीविका के अर्जन के लिए, ठीक है, कार्य कर रहा है। इतना समझ गए? तो इतना आप क्लियर है आपका। तो अब हम आपको लेकर के चलेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था को एक बार तोड़ करके देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। फिर देखिए आपको ये बहुत अच्छे तरह से और समझ में आएगा। अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था। देखिए हमने तोड़ दिया अर्थ और व्यवस्था, दो भागों में इसे हमने डिवाइड कर दिया। जब हमने दो भागों में डिवाइड किया तो कहा जाता है कि अर्थ का जो अर्थ होता है, अर्थ का जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थात अर्थ का जो मीनिंग होता है, अर्थ का जो मतलब होता है संस्कृत में, वो होता है धन। क्या होता है? धन। धन को हम और क्या कह सकते हैं? आय, संपत्ति, आय, संपत्ति, ये सारी चीज से हम जान सकते हैं इसको। कोई डाउट है? नहीं है बिल्कुल भी। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था का अर्थ था कि एक एक ढांचा है। क्या है? एक ये ढांचा है। क्या है? एक ढांचा है, ठीक है। या फिर कहा कि इसको यह एक तंत्र है। तो कैसी ढांचा है, कैसा तंत्र है? कहा कि ये धन, आय, संपत्ति, ये सब चीज जो है इनको व्यवस्थित करने का जो एक ढांचा है, वही चीज है हमारी क्या? अर्थव्यवस्था। ये जो इसको व्यवस्थित करती है कि धन का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, ये सारी चीज जो हम पढ़ते हैं वही होती है अर्थव्यवस्था। और दूसरी बातें कहा जाता है अर्थ के व्यवस्था के बारे में कि एक अर्थव्यवस्था जो होती है, एक अर्थव्यवस्था, उसमें कहा कि दो प्रकार का मुख्य कार्य किया जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, दो प्रकार का। पहला कहा कि यह क्या करता है? उत्पादन कार्य करता है। पहला क्या कहता है कि यह उत्पादन का कार्य करता है। ये उत्पादन भी आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, पहला अध्याय ही आपका था उत्पादन का कार्य। उत्पादन का कारक भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा कहा रोजगार का सृजन। क्या कहा? कि रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन। ये दो प्रकार के कार्य मुख्यतः एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं इसका कुछ परिभाषित रूप में, देखते हैं कि परिभाषित रूप में इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। अर्थव्यवस्था वह ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। चलिए, यहाँ भी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। वैसे आर्थिक क्रियाएं भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए सबसे पहले अब मैं आर्थिक क्रियाओं को बताऊंगा, फिर मैं इस चीज को बताऊंगा। क्योंकि जब तक हम आर्थिक क्रिया नहीं समझेंगे तब तक यह डिफिनेशन भी हमको कंप्लीट रूप से समझ में नहीं आएगा। बस हम रट सकते हैं इसको, तो हमें रटना नहीं है, रटना मना है इकोनॉमिक्स में, समझना है सिर्फ। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है इसको देखो, अब आपका डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाएं को समझ लेते हैं, फिर हम अर्थव्यवस्था के डिफिनेशन में क्या आर्थिक क्रियाएं क्या कहती है। वे सभी क्रियाएं जिनमें या जिनसे हमें धन या आय, यहाँ भी आ गया आपको धन और आय, और यहाँ भी आपको धन और आय, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या?
धन और आय। अब देखिए यह एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, धन और आय की प्राप्ति होती है तो उसे हम आर्थिक, तो क्या कहा, वे सभी क्रियाएं, क्रियाएं का क्या अर्थ है, क्रियाएं हम किसको कहेंगे, कामकाज, सिंपल भाषा में कामकाज। कोई भी कामकाज हम करते हैं जिससे हमको धन मिल जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, किसी भी रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, तो हमारी क्या हो जाती है, आर्थिक क्रियाएं हो जाती है। तो अब इसको देखते हैं, कहा अर्थव्यवस्था वह ढांचा है या तंत्र है, क्योंकि अर्थव्यवस्था, व्यवस्था का मीनिंग तो ढांचा हमने देख लिया, तो उसी तरह अर्थव्यवस्था वह ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अर्थात विभिन्न प्रकार की वे सभी कामकाज किए जाते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, और जब उस धन और आय को हम व्यवस्थित करेंगे तो वही हो जाएगी क्या, अर्थव्यवस्था। वही हमारा क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, व्यवस्था का अर्थ होता है लोगों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को एक व्यवस्थित करना ही क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था है या एक ढांचा है, ये आपका क्लियर हो चुका है। आर्थिक क्रियाएं भी आपको क्लियर हो चुकी है, आर्थिक क्रियाएं वे सभी, और ये देखिए ये सब आपकी क्या है, आर्थिक क्रिया है, और ये सब क्या हो गया तब आपका, आर्थिक क्रिया। जितने भी चीज आपने देखा आर्थिक क्रियाएं हो गई आपकी। जितने भी चीज आप अपने पड़ोसी में, समाज में, आसपास में देखे, कृषि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं वो भी उनकी आर्थिक क्रियाएं, मजदूरी भी आर्थिक क्रियाएं, शिक्षण का कार्य जो शिक्षक कर रहे हैं उनकी भी वो आर्थिक क्रियाएं, वकील जो वकालत करते हैं उनकी भी आर्थिक क्रियाएं, उद्योग में जो काम करते हैं लोग उनकी भी वो एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि ये सबसे किस चीज की प्राप्ति होती है, उसको कहीं ना कहीं धन की या आय की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये सब क्या हो गया, एक आर्थिक क्रिया हो गई, और आर्थिक क्रिया को जो हम संपादित करते हैं वो सारी ढांचा क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो कुछ डिफिनेशन कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो दिया है उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखते हैं, अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा। अर्थशास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया, क्या कहा अर्थव्यवस्था को, हमने तो सिंपल जो है साधारण परिभाषा में क्या देखा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा या तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं को संपादित की जाती है। ये तो एक साधारण है, ठीक है, और बहुत अच्छा है, साधारण है, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आप यही लिखोगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं अब अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार उन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। प्रोफेसर ऑर्थर ऑर्थर लेविस, चलिए देखते हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि अर्थशास्त्रियों ने किस तरह से अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझाने का कोशिश किया। तो कहा कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा, ठीक है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा। तो पहले ऑर्थर ऑर्थर लेविस, ठीक है, ऑर्थर लेविस के अनुसार, ऑर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार। यदि यह एक राष्ट्र है तो इसके अंदर किए जाने वाले सभी व्यवहार, जो भी क्रियाक्रम किए जाएंगे, जो भी कार्य संपादित किए जाएंगे, वो सभी, उसी को कहा किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे कि आप अपने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आपको जैसे जरूरत है किस चीज का, आपको जरूरत है रोजगार का, रोजगार का,
और आपको जरूरत है रुपया का, तो जानते हैं कि ये रोजगार करके आएगा। तो रोजगार आपके पास जो भी संसाधन है, उस संसाधन में आपके पास जो स्किल्ड है, जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी है, उसके आधार से आप संसाधनों का उपयोग करोगे, रोजगार करोगे। यही सारा चीज क्या हो गया कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यही यह कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम ब्राउन के अनुसार। तो ब्राउन के अनुसार समझते हैं कि ब्राउन ने क्या कहा। ब्राउन एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझाने का कोशिश किया है अपने परिभाषा से। देखते हैं क्या कहता है। कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन मतलब जीवन यापन जो अर्जित करते हैं हम, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसकी एक प्रणाली है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा। दूसरी भाषा में इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। आर्थिक क्रियाओं का समझ रहे हैं ना, आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिससे धन की प्राप्ति हो। तो आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग, क्या देखे हम कि तरह तरह के कार्य किए, कृषि के कार्य किए, हाँ, शिक्षक है तो शिक्षण कार्य किए, शिक्षण कार्य किया, इस तरह से मजदूरी किया लोग, हाँ। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्य करके क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। ताकि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जितने भी एक समाज के अंदर जो भी, सपोज डेट यह समाज है, यह क्या है, एक समाज है आपका। इस समाज में जो भी लोग हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, कृषि का कार्य, ठीक है, मजदूर है तो ये मजदूरी करेगा, शिक्षक है तो शिक्षण करेगा, उद्योग है तो उद्योग में कार्य करेगा, हाँ, मछली पालन करेगा, मछली पालन करेगा, उसके बाद जो है ये और भी बहुत सारे कार्य करेगा। हाँ, संचार है, संचार कम्युनिकेशन में वर्क करता है, ठीक है। आप मीडिया देखते हैं, ये सारे एक वर्क है। तो एक समाज के अंदर जितने भी कार्य हो रहा है, ये सबका क्या है, एक सम है, एक योग है। क्या, आर्थिक क्रियाओं का योग है क्या, अर्थव्यवस्था। ये किसने कहा, ब्राउन ने कहा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ, ये समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो संरचना है। वो क्या है, संरचना। अर्थ व्यवस्था की संरचना को जानेंगे अब हम। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, इसमें हम उस चीज को जानेंगे, किस चीज को, कि ये जो देख रहे हैं कि ये जो कार्य जो किया गया है अलग अलग, इनको कैटेगराइज कर दिया गया, इनका एक सेक्टर बना दिया गया है, इसी को हम एक संरचना कहेंगे। 3 भाग में इसको जो है कैटेगराइज किया गया, एक सेक्टर में बांट दिया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र में इसको बांटा गया है। इसी चीज को हम एक संरचना के अंडर पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके।